नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मिशन साउथ। आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में की पूजा अर्चना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में आज से शुरू हुआ 7 दिन का विशेष अनुष्ठान। सरयू में स्नान कर काशी के वैदिक ब्राह्मणों ने शुरू की पूजा, तो वहीं ममता बनर्जी ने सद्भाव रैली की घोषणा। हनुमान भक्ति में डूबी आम आदमी पार्टी। रोहिणी के बालाजी मंदिर में पत्नी संग मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया सुंदरकांड। ओवैसी ने बोला, आप पर जोरदार हमला। सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने मानी हार। कहा, सीट शेयरिंग में कुछ जगहों पर पेच बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। लंदन जा रही ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम। भारत के भगौड़े और खालिस्तानियों की उड़ेगी नींद। तो इधर ईडी के घेरे में आए अशोक गहलोत के करीबी महेश जोशी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर हैं, जहां जनता को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे हैं। आज पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया, आरती की। साथ ही कल पीएम मोदी केरल के गुरुवयूर और त्रिप्यार में श्री रामास्वामी मंदिरों में भी पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी का मिशन साउथ, क्या कुछ है पूरा प्लान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि वो ऑलरेडी इलेक्शन कैंपेन के मोड में निकल पड़े हैं। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, उसी की तरकीब में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिस्ट में सबसे अग्रणी स्टेट्स हैं, जहां उनको भारतीय जनता पार्टी को सीटें जितानी है। एक नैरेटिव चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में वीक है। वो नैरेटिव कितना सही है, कितना गलत है, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस और जिस तरीके से योजनाओं और इन्वेस्टमेंट्स की घोषणा हो रही है, और जिस हिसाब से ये भी मत भूलिए कि साउथ इंडिया में भी रामलला, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसकी धूम मची हुई है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो वामपंथियों के साथ हुआ करते थे, वो जो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वो खुले रूप से सामने आकर के कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को बहिष्कार करके वो गलत कर रहे हैं। तो एक माहौल साउथ इंडिया में भी बनता चला आ रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो रामलला और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लहर तो साफ नजर आ रही है। यही वो साउथ इंडिया में दोहराना चाह रहे हैं। जी, तो पीएम मोदी राम की भक्ति में लीन है। 140 करोड़ भारतीयों की आंखें अयोध्या की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। सबको शुभ घड़ी का इंतजार है जब राम आएंगे। तो वहीं मूर्ति प्रवेश, तीर्थ पूजन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में आज से 7 दिन का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह रामलला की प्रतीक्षा में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो मुख्य यजमान की भूमिका में है, उन्होंने आज स्नान कर पूजा विधि शुरू की। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसकी शुरुआत की है। तो वहीं राजनीति भी चरम पर जारी है। ऊट पटांग बयानबाजी तो हो ही रही है। इसी के साथ आज ममता बनर्जी ने 22 जनवरी के ही दिन सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव रैली निकालने की घोषणा की है। 7 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। पर ममता बनर्जी सद्भाव रैली, वो भी उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है, आखिर क्यों? देखिए, वो एक राजनीतिक प्लान के तहत तारीख चूज किया गया है, वो यहां नहीं आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएगा कि बाबरी मस्जिद पे, जहां पे मंदिर बन रहा है, वहां ममता बनर्जी कैसे जा सकती है। दूसरा कंसर्न, ये जो 22 तारीख चुना इसलिए गया है कि जो बंगाल की जो लोकल मीडिया होगी, टेलीविजन चैनल्स होंगे, उनको मजबूरन
ममता बनर्जी के प्रोग्राम को भी दिखाना होगा। अगर कोई कार्यक्रम ममता बनर्जी का नहीं होगा तो टेलीविजन पे क्या चलेगा? रामलला चलेंगे, अयोध्या चलेगा। अब ये देखना ये है कि जनता किसे कितना लाइक करती है, लेकिन वो एक मीडिया ग्लेयर, जैसे साउथ इंडिया के अंदर, केरल के अंदर सीपीएम के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि उस दिन टीवी नहीं चलेगा किसी के घर में। वो टीचर्स को कह रहे हैं, घर वालों को कह रहे हैं कि बच्चों को मत दिखाना, उस दिन टेलीविजन से दूर रहना। तो ये एक स्ट्रेटजी है। लेकिन विपक्ष कितनी भी कुछ कर ले, आज के जमाने में टेलीविजन पे कोई आश्रित नहीं है, सब तो फोन पे देख रहे होंगे। और आप बांग्ला चैनल को तो आप कर सकते हो, बल नेशनल चैनल्स को कैसे आप रोकोगे? और ये भी देखना होगा कि टेलीविजन चैनल पे वहां पे ये बेसिकली एक पॉलिटिकल आपने जवाब दिया है कि किसी तरीके से उसका इम्पैक्ट कम हो सके। ये तरकीब ममता बनर्जी ने निकाली है। जी, तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। रोहिणी के सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में अपनी पत्नी के साथ अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, पूजा पाठ करते नजर आए। आपके सुंदरकांड पाठ को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपके सुंदरकांड पाठ के आयोजन के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला बोला है, साथ ही इसे कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व करार दिया है। इससे पहले क्यों अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का अनुष्ठान क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार जो है सीटों का बंटवारा इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ वो ऑलरेडी डील हो चुका है कि दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो वहां पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। इसके बाद जो बाकी के जो 4 जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा का, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और इसीलिए इसको अब ये बात समझ में आ गई कि भाई बीजेपी तो फिर वो हिंदुत्व का वोट लेकर के आएगी। तो आप अचानक से जो है ये सारा काम शुरू कर दिया कि कहीं रामलला वाले मामले में जो है बैकफायर न कर जाए। केजरीवाल को एक बात समझ में आनी चाहिए, फोटोकॉपी ही होता है। आप न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कारण अगर ये कांग्रेस पार्टी ये डील जो है वो त्याग देती है तो फिर क्या करेंगे? यही केजरीवाल अगर वो डील जो सीटों की हुई है वो अगर बदल जाए तो यही केजरीवाल आपको जालीदार टोपी पहन करके शाम में जो है दरगाह पे नजर आएंगे। ये इसकी राजनीति है, ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है। ये हिंदुओं को बरगलाने का, हिंदुओं को झांसा देकर वोट पाने की कला है जो अरविंद केजरीवाल ने जिस पे मास्टरी की है। जी, तो अब राम के नाम पर राजनीति जमकर हो रही है, तो वहीं विपक्ष का इंडिया अलायंस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है और अब तो राहुल गांधी ने भी मान लिया कि सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है। दरअसल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज नागालैंड पहुंचे, जहां उन्होंने सीट शेयरिंग पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ जगह पेचीदा स्थिति है, लेकिन मुझे भरोसा है कि चीजें सुलझ जाएंगी। राहुल गांधी का कहना था कि ज्यादातर जगह आसान है, 1-2 जगह दिक्कत है। मतलब राहुल गांधी ने भी मान लिया कि इतना आसान नहीं है सीट बंटवारा। देखिए, अगर नेता खुद कह रहा हो 2 जगह तो मान लीजिए ये 6 जगह है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, कोई डिस्कशन अब तक हुआ ही नहीं, कोई आमना सामना हो ही नहीं रहा है। 42 सीट है बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी से अब तक बातचीत नहीं हो रही। ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। 40 सीट है बिहार के अंदर, वहां भी कंफ्यूजन है। 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां भी कंफ्यूजन है। तो ये राहुल गांधी ने इस बात को मान लिया है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और इस दिक्कत की वजह से ये इशारा है कांग्रेसियों को कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढंग से नहीं बन पाता है तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और जहां जहां अभी ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां आप देखेंगे कि जैसे ममता बनर्जी बंगाल में अगर वो साथ में होंगी तो स्वागत करेंगी। कूच बिहार में जब बंगाल में उनकी यात्रा एंटर करेगी तो ममता बनर्जी को वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो समझिए गठबंधन छलावा है। वो अभी भी
बातचीत कर रहे हैं, आगे कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, उससे तो लग रहा है कि ये इंडी अलायंस, ये पत्रकारों में, दिल्ली के लुटियन गैंग में और लिखने पढ़ने की ही बात हो जाएगी। चुनाव में इस तरह का कोई कंक्रीट गठबंधन वो नहीं बनेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। सीबीआई, ईडी और एनआईए जो देश की टॉप एजेंसियां हैं, अब मिलकर एक काम को अंजाम देने जा रही हैं। सीबीआई, ईडी और एनआईए की एक ज्वाइंट टीम जल्द ही इसके लिए यूके रवाना होने वाली है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन भारतीय भगोड़े से जुड़ा हुआ है। तो इधर ईडी का भी एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक गहलोत के करीबी पूर्व कांग्रेस मंत्री महेश जोशी के परिसरों सहित राजस्थान में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी, सीबीआई और एनआईए ने हाथ मिला लिया है। आगे क्या कुछ एक्शन प्लान है? देखिए, बहुत जरूरी था ये एक्शन, एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक। ये देश के गद्दार जो बाहर रह करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो चाइना के पेरोल पे हैं, जो पाकिस्तान के पेरोल पे हैं, इन लोगों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत होनी जरूरी थी। और ये छिपे हैं कनाडा में, ये छिपे हैं यूएस में, ये छिपे हैं यूके में, ये छिपे हुए हैं और भी देशों में। तो हिंदुस्तान के साथ जो भी विदेशी मुल्क वो बिजनेस करना चाहता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यहाँ से कमाना चाहता है, यहाँ के बाजार में अपने सामान को बेचना चाहता है, तो उनके ऊपर तो ये दबाव डाला ही जा सकता है कि अगर हिंदुस्तान के साथ आपको अच्छे रिश्ते रखने हैं, हिंदुस्तान का अगर आपको फायदा उठाना है, तो हिंदुस्तान के जो गद्दार हैं, हिंदुस्तान को जो तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको तो आपको सुपुर्द करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप हिंदुस्तान के साथ बिजनेस भी करें और आप अपने यहाँ हिंदुस्तान को तोड़ने वाले आतंकियों को शरण भी दें किसी भी नाम से। तो ये जो टीम की शुरुआत हो रही है, ये खालिस्तानी, ये आईएसआई एजेंट, ये जो कश्मीर के नाम पे, ये लेफ्ट नक्सलियों के नाम पे, ये इस पूरे गैंग को, न सिर्फ उनके गुंडे बदमाश को, बल्कि उनको समर्थन देने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको भी सीबीआई, एनआईए और ईडी को अपने घेरे में लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।